देखिए, कोई भी चुनावी जीत वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे जमीन की एक अपनी हकीकत होती है, लोगों की अपनी उम्मीदें होती हैं और एक बहुत ही पेचीदा पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा होता है। आज हम झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद के इसी पूरे ताने बाने को है ना जरा गहराई से समझेंगे। एक तरह का फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जीत और हार के असल मायने हैं क्या। तो हम बात कर रहे हैं धनबाद की, जिसे भारत की कोल कैपिटल भी कहा जाता है। आप सोचिए, यहाँ की हवा में कोयले की धूल है और लोगों की जिंदगी, उनका हर दिन इसी काले सोने के चारों तरफ घूमता है। तो अगर हमें यहाँ की राजनीति समझनी है तो सबसे पहले हमें उन लोगों की जिंदगी में झांकना होगा जिनकी सांसें और जिनकी रोटी दोनों इसी कोयले से जुड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले इस जमीन की आवाज को सुनते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो पड़ताल है ये 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले धनबाद की जमीन, वहां का माहौल समझेंगे। फिर नतीजों के पीछे के जो आंकड़े हैं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद ये नतीजा आया कैसे, उस पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और आखिर में एक बेहतर गवर्नेंस के लिए क्या ब्लूप्रिंट हो सकता है उसे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, राजनीति हमेशा लोगों की रोज की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनकी परेशानियों से ही शुरू होती है और धनबाद की कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है, वादों और हकीकत के बीच जो एक बड़ी खाई है वहां से। हर दिन धनबाद में वादों के बावजूद औरतें पानी के लिए गड्ढे खोदती हैं। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन इस पूरे इलाके की कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ पानी की कमी की बात नहीं है, ये सीधे सीधे शासन की, गवर्नेंस की नाकामी का एक जीता जागता सबूत है। और आप ही बताइए, जब जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत पानी ही एक रोज का संघर्ष बन जाए तो भला वो राजनीति पर असर क्यों नहीं डालेगी। तो ये वो 4 बड़ी दिक्कतें हैं जिनसे धनबाद का लगभग हर परिवार रोज जूझ रहा है। पहला, पानी की भयानक किल्लत। दूसरा, कोयला इंडस्ट्री में काम कम होने से बढ़ती बेरोजगारी। तीसरा, इलीगल माइनिंग से जुड़े हेल्थ और सेफ्टी के खतरे। और चौथा, लगातार बढ़ती महंगाई और जीने का बढ़ता खर्च। अब जब ये सारी मुश्किलें किसी की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो जाहिर है मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा तो पैदा होगा ही। चलिए अब अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी कि आंकड़ों पर। और ये याद रखिएगा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कहानी के छोटे छोटे सुराग हैं। इन्हीं से पता चलेगा कि जमीन पर असल में हुआ क्या और सबसे जरूरी क्यों हुआ। 48,741 48,741 2024 में धनबाद का फैसला इसी एक नंबर ने सुनाया। ये बीजेपी की जीत का मार्जिन था, एक बहुत बड़ी, बहुत ही निर्णायक जीत। लेकिन ये नंबर कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो इसके पीछे छिपे हुए पैटर्न में है, जो हमें बताएगी कि आखिर ये जीत हुई कैसे। जरा धनबाद के चुनावी इतिहास पर एक नजर डालिए। 2009 में एक छोटे मार्जिन से ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। लेकिन 2014 से देखिए, बीजेपी ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये हमें साफ साफ बताती है कि 2014 में कुछ तो ऐसा बदला जिसने यहाँ की पूरी राजनीति को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। और वो बदलाव वो यहाँ साफ दिखता है। 2014 में वोटर टर्नआउट में करीब 17% का जबरदस्त उछाल आया। सोचिए, 42.7% से सीधा 59.3%। इस एक आंकड़े ने यहाँ के सारे पॉलिटिकल समीकरण सिर के बल खड़े कर दिए। ये दिखाता है कि बहुत बड़ी संख्या में या तो नए वोटर या फिर वो वोटर जो पहले वोट नहीं डालते थे, वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुए और उनका झुकाव एक खास तरफ था। यहीं पर ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा और सूचित होकर अपनी राय रखने की स्वतंत्रता हमारे संविधान की बुनियाद है। जब लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं तो ये व्यवस्था में उनके विश्वास और बदलाव की उम्मीद को दिखाता है। धनबाद की जो डेमोग्राफी है वो भी बहुत दिलचस्प और जरूरी है। देखिए, यहाँ आदिवासी आबादी सिर्फ 2% के आसपास है, तो आदिवासी मुद्दे उतने सेंट्रल नहीं हैं। लेकिन करीब 17% अनुसूचित जाति, 17% मुस्लिम और एक बहुत बड़ा लगभग 64% का हिस्सा गैर आदिवासी प्रवासियों और बाकी समुदायों का है। ये जो सामाजिक समीकरण है, यही हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का बेस है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, नतीजा।
कभी भी किसी एक चेहरे या व्यक्ति के वजह से नहीं आता। नतीजा हमेशा सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से आता है। तो हमें यहाँ के राजनीतिक दलों की ताकत और उनकी कमजोरियों को समझना होगा। याद रखिए, ये लोगों की नहीं, ये सिस्टम्स की लड़ाई है। ये स्लाइड एक ही नज़र में दोनों बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच जो स्ट्रेटेजिक गैप है उसे साफ कर देती है। एक तरफ बीजेपी, जिसका संगठन जमीन तक मजबूत और अनुशासित है, सेंट्रल रिसोर्सेज हैं और एक क्लियर नेशनल नैरेटिव है, और दूसरी तरफ गठबंधन, जिसमें बिखराव है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, फंड्स लिमिटेड है और कोई एक मजबूत स्थानीय चेहरा भी नहीं है। तो एक तरह से देखें तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही काफी हद तक एक तरफा नजर आती है। और ये पॉइंट कि गठबंधन का उम्मीदवार बिल्कुल आखिरी वक्त पर तय किया गया, ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी, एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर को दिखाता है। ये सिर्फ एक देरी नहीं थी, नहीं, ये कम तैयारी और अंदरूनी खींचतान का एक साफ संकेत था। अब आप ही सोचिए, जब जमीन पर लड़ने के लिए आपका योद्धा ही आखिरी समय पर तय हो, तो जंग कैसे जीती जा सकती है? ठीक है, तो हमने विश्लेषण कर लिया, कमियां देख ली, लेकिन सिर्फ समस्याएं गिनाना काफी नहीं होता। तो अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इस रिपोर्ट में एक एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी भी दी गई है, जिसे हम एक बेहतर गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी का जो मूल मंत्र है, जो कोर मैसेज है, वो है पानी और रोजगार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नेशनल नैरेटिव की जगह लगातार सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दों, स्थानीय शिकायतों पर फोकस करना, धनबाद के वोटर्स की जो रोज की मुश्किलें हैं उनको अपनी आवाज बनाना। ये स्ट्रैटेजी इस बात पर आधारित है कि जमीन से जुड़ी राजनीति ही एक बड़े नेशनल नैरेटिव को चुनौती दे सकती है। और यहाँ पर एक पूरा 90 दिन का विन बैक प्लान दिया गया है। D90 मतलब चुनाव से 90 दिन पहले एक मजबूत स्थानीय कैंडिडेट फाइनल करो। D80 पानी और रोजगार पर मैनिफेस्टो बनाओ और घर घर संपर्क शुरू करो। D50 डिजिटल एड्स और लोकल रैलियों को तेज कर दो। D30 अब स्टेट और नेशनल लेवल के नेताओं को बड़ी रैलियों के लिए लाओ। और D7 आखिरी 7 दिनों में बूथ लेवल पर अपनी पूरी ताकत झोंक दो। ये एक बिल्कुल अनुशासित, टाइम बाउंड ऑपरेशन का पूरा नक्शा है। और आखिर में ये 4 मुख्य सिफारिशें हैं। पहला, कैंडिडेट एक युवा हाई प्रोफाइल नेता जिसे जल्दी फाइनल किया जाए। दूसरा, मुद्दे 2016 की जो पानी की स्कीम फेल हुई थी, वैसे टूटे हुए वादों पर फोकस करें। तीसरा, डिजिटल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल माइक्रो टारगेटिंग के लिए करें। और यहीं पर भारत की DPDP फ्रेमवर्क का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि लोगों की प्रिवेसी और सहमति सर्वोपरि है और किसी भी संचार के लिए उनका स्पष्ट कंसेंट जरूरी है। और चौथा, ग्रासरूट्स, बूथ कमेटियां बनाएं और वोटर टर्नआउट बढ़ाने पर जोर दें। ये चारों पिलर्स जब एक साथ काम करेंगे, तभी एक मजबूत चुनौती दी जा सकती है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो जमीन की आवाज सुनने और स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई हो, क्या वो एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नैरेटिव पर हावी हो सकती है? धनबाद का ये मामला सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है। ये राजनीति के मूल उद्देश्य के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि डेटा और संगठन का इस्तेमाल लोगों के लिए एक बेहतर शासन देने में कैसे किया जा सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 8042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।